बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स डे बाय डे हम लोग देख रहे थे, जो कि 19 अप्रैल तक हमारे 7th लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं एंड एज टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसीज़। तो हम लोगों को अब हमारा जो एक लेक्चर है वो डिपेंड कर रहा है 6 लेक्चर पे। एक लेक्चर की वीडियो डिपेंड कर रही है 6 लेक्चर्स पे। तो जो हमारे न्यूली लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 20 अप्रैल 2020। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें हमारा बेसिक टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसमें हम डिफरेंट स्टेप्स से होते होते गुजरते हुए अपना एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो हमने उसमें देखे डिफरेंट स्टेप्स थे। फर्स्ट था प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सेकंड था हमारे पास स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट, थर्ड था हमारे पास एनालाइज द प्रॉब्लम एंड द फोर्थ वन इज़ डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड ड्रा फ्लो चार्ट। इसी तरह हमने देखा कि फिफ्थ जो है हमारे पास डिज़ाइन द प्रोग्राम, मीन के कोडिंग किया जाता है उसमें, एंड द लास्ट वन इज़ द टेस्टिंग एंड डिबगिंग, जो कि हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर में हमने देखा। फिर उसमें हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंटैक्सेस, एरर्स फाइंड आउट होते हैं उस टेक्निक से, डिबगिंग के प्रोसीजर से। तो उस टेक्निक से जो एरर्स फाइंड होते हैं हमने उनकी टाइप्स पढ़ी। हमने उसमें देखा हमारे पास 3 तरह के एरर्स फाइंड आउट होते हैं। सबसे पहला सिंटैक्स एरर, दूसरा है रन टाइम एरर जिसे एग्जीक्यूशन एरर भी कहा जाता है, एंड द लास्ट वन इज़ लॉजिकल एरर्स। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा इन टेक्निक से गुजरते हुए हमारा, जैसे कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में निशानदेही की जाती है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। सेकेंड में हमने देखते हैं स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स में, जैसे कि मीटिंग होती है वेब डेवलपर और क्लाइंट के दरमियान। तो इस मीटिंग में कुछ सजेशन एक्सचेंज किया जाता है। तो एनालाइज द प्रॉब्लम, ये डिपेंड कर रहा होता है वेब डेवलपर पे। इसमें कुछ प्रॉब्लम को डेवलपर जो ह्यूज साइज़ में होती हैं उसको डिकम्पोज कर देता है सब प्रॉब्लम्स में। उसके बाद यूज़र अपनी आसानी के लिए एल्गोरिदम और डिज़ाइन करता है और फ्लो चार्ट डिज़ाइन करता है। और फिफ्थ लेक्चर में हमने देखा था कि यूज़र उसी एल्गोरिदम को कन्वर्ट कर देता है कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, डिफरेंट सिंटैक्सेस के अकॉर्डिंगली। एंड सिक्स्थ था हमारा उसी प्रोग्राम को जब टेस्ट किया जाता है डिफरेंट टेस्टिंग स्कीम्स पे और डिबगिंग प्रोसीजर के तहत कुछ एरर फाइंड आउट किए जाते हैं और एट द स्पॉट रिमूव कर दिए जाते हैं उस प्रोग्राम्स में से। तो हमारे पास 3 तरह के एरर्स फाइंड आउट होते थे, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर्स एंड द लॉजिकल एरर्स। तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में ये देख चुके हैं एरर्स की टाइप्स भी, और उसको रिमूव किया जा सकता है, उसको बेटर परफॉर्म से हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं, एग्जामाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर है वो हमारा बेस कर रहा है इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम आफ्टर टेस्टिंग, आफ्टर डिबगिंग प्रोसीजर, जो हमारा जब हमारा प्योरीफाई हो जाता है एक कोड, हमारे पास एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर प्योरीफाई हो जाता है, उसमें किसी भी तरह के एरर नहीं रहते, किसी भी तरह की एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होती। तो अब जो हमारे पास प्योर डेटा हो जाता है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। तो इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम एक्चुअली इंस्टॉलेशन होती है कि किसी सॉफ्टवेयर, जब एक सॉफ्टवेयर बिल्टअप हो जाता है उसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं आज के लेक्चर में हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इस वीडियो का फर्स्ट लेक्चर है इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। वंस द प्रोग्राम has been tested thoroughly, it must be installed or put into operation at the site where it will be used. This is known as the implementation of the program. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि इस स्टेटमेंट में उन्होंने बताया है, जब एक प्रोग्राम थ्रूली टेस्टेड हो जाता है, मीन के उसमें डिबगिंग के प्रोसीजर से उसमें फाइंड आउट जो एरर होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, एक
प्योर जिसे कहा जाता है प्योर प्रोग्राम हमारे पास आ जाता है, जिसमें किसी भी तरह के एरर्स नहीं होते, एरर फ्री होता है। तो उसको सबसे पहले हम एक सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं ताकि देखा जा सके कि हमारा सिस्टम करेक्ट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अपने पीसी में आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके देखते हैं। पहले तो जो वेब डेवलपर होता है, वेब डेवलपर जब जैसे ही डिज़ाइन कर लेता है अपने प्रोग्राम को, अपने सॉफ्टवेयर को, तो उसकी कोशिश होती है कि फ़र्स्ट वो इम्प्लीमेंट करके देखे अपने सिस्टम में। तो अपने सिस्टम में वो इंस्टॉल करता है एंड पुट इट इनटू द ऑपरेशंस एट द साइट वेयर इट विल बी यूज्ड। और वो साइट, वेबसाइट, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर भी किस वेबसाइट से लिंक करके वो अपना इसको एग्जीक्यूट करता है, इसी एरर फ्री कोड को, इसी एरर फ्री प्रोग्राम को। तो स्टूडेंट्स, अब वो जब जैसे ही वो अपने ऑपरेशंस वो चेक करता है कि क्या ये प्रॉपर फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वो उसकी कोशिश होती है कि जो उसने अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वो प्रॉपरली फंक्शंस भी परफॉर्म करे। तो उसका इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम में उसका सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोग्राम को इंस्टॉल करना अपने पीसी में, सिस्टम में, और उसको एक वेबसाइट से लिंक कर देना जिसकी मदद से वो उसे यूज़ करके देख सके कि क्या ये प्रॉपरली फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है या नहीं। दिस इज़ नोन एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। इसको कहा जाता है प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशंस परफॉर्म करना। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का, और हमारे पास जिसे एट स्टेप भी कहा जाता है, वो है मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। मेंटेनेंस होती है किसी भी बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन सॉफ्टवेयर या बिल्ट इन थिंग्स, किसी भी बिल्ट इन फंक्शन को रीमेंटेन करना। मेंटेन मतलब उसकी मेंटेनेंस बरकरार रखना, क्या कुछ देर बाद, क्योंकि बहुत से सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो प्रॉपरली एट द स्पॉट वो प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद या सिस्टम में एरर की वजह से, वायरसेस की वजह से जो एक सॉफ्टवेयर होता है वो प्रॉपरली परफॉर्म करना बंद कर देता है। तो उसमें मेंटेनेंस एक ऐसा पार्ट है, इसमें देखा जाता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो किस वजह से प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा, मेंटेन करता है, ये प्रॉपरली प्रोग्राम को मेंटेन करता है और उसको टाइम बाय टाइम आउट अपडेशन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में देखते हैं कि प्रोग्रामर किस तरह से मेंटेन करता है और अपडेट करता है अपने प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को। प्रोग्राम मेंटेनेंस is an ongoing procedure, a process of upgrading the program to accommodate new hardware or software requirements and introducing minor improvements. तो प्रोग्राम मेंटेनेंस क्या होता है? ऑनगोइंग प्रोसीजर। ये ऑनगोइंग मीन, जैसा कि बेटा आप लोग जब यूज़ करते हो सॉफ्टवेयर, तो आप चाहते हो कि ये प्रॉपरली फंक्शन इसके परफॉर्म करता रहे। आप चाहते हो कि हर टाइम, चाहे ये मैं 1 साल बाद यूज़ करूँ, 6 मंथ बाद यूज़ करूँ, 3 इयर्स लेटर, तो आप चाहते हो कि जिस तरह पहले दिन की फंक्शनैलिटी है उसी तरह ये परफॉर्म करता रहे। तो स्टूडेंट्स, इसमें टाइम गुजरने के साथ साथ ऑनगोइंग प्रोसीजर कि वो हर सिचुएशन में टाइम को परफॉर्म बेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस तरह से वो क्या करता है, प्रोग्राम को मेंटेनेंस किया जाता है टाइम के साथ साथ, ऑफ अपग्रेडिंग द प्रोग्राम ऑफ अकोमोडेट। अब टाइम के साथ, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है, मुझे एक, जैसे कि आप देखते हो आजकल सॉफ्टवेयर शूज़ शॉप्स पे, ग्रोसरी शॉप्स पे, इवन कि हर फील्ड में यूज़ किया जा रहा है सॉफ्टवेयर्स को। कंप्यूटर आप देखते हो हर जगह पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है, हर जगह पे, हर इदारे में, हर शॉप पे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ग्रोसरी शॉप है मेरी, तो मैं उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाह रही हूँ जिसमें मेरे पूरे के पूरे
आइटम्स वहाँ पे मौजूद हों। आप वहाँ पे शुगर, सीड्स, आप राइस, आप डिफरेंट आपके पास प्रोडक्ट्स होते हैं, शॉप्स होते हैं। अब ग्रोसरी शॉप्स पे आप जानते हैं कि डिफरेंट तरह के आइटम्स अवेलेबल होते हैं। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिसमें मैंने अपना ये पुट आउट करवा दिए हैं सब के सब आइटम्स। तो अब जैसे ही सुपरमार्ट्स में आप जाते हो, जब शॉपिंग करते हैं, तो अब जितने आइटम परचेज करते हो तो वो उसको एंट्री करते हैं, उस आइटम को एंट्री, उसकी क्वांटिटी को, उसकी प्राइस को एंटर किया जाता है। तो जैसे ही उन क्वांटिटी मैयर हो जाती है आफ्टर एग्जीक्यूशन, वो आपको एक रिसिप्ट देते हैं। रिसिप्ट क्या होती है? उन्हीं आइटम्स को जो आपने परचेज की है उसकी रिसिप्ट होती है, उसकी क्वांटिटी मेजरमेंट और उसकी प्राइस साथ में डिस्पैच होती है। तो स्टूडेंट्स, अब वो एक किस पे बेस कर रहा है? ये सब चीज़ें बेस कर रही हैं वो सॉफ्टवेयर पे जो उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है अपने पीसी में। क्योंकि स्टूडेंट्स, वक्त के साथ साथ हमें क्वांटिटी मेजरमेंट्स में भी चेंज करना पड़ता है। वक्त के साथ साथ हम न्यूली प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले एक सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टोर ग्रोसरी आइटम्स था, फिर उसमें क्या किया, सुपरमार्ट उसमें चेंज कर दिया गया। तो ऑब्वियसली मुझे उतने सॉफ्टवेयर में अपडेशन भी चाहिए, एकोमोडेशन भी चाहिए। तो अपने ही सॉफ्टवेयर को एकोमोडेट करना, वक्त के साथ साथ उसमें चेंजिंग्स लाना, ये होता है एकोमोडेशन। न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कुछ हार्डवेयर न्यू अटैच कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने उसके साथ स्कैनर अटैच किया हुआ है, या उसके साथ मैंने डिफरेंट प्रिंटर्स अटैच किए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें ग्रोसरी आइटम या सुपरमार्ट की रिक्वायरमेंट होती हैं कि मुझे रिसिप्ट एट द स्पॉट, आप देखते हो कि वो फ़ौरन से रिसिप्ट आपको फ़ौरन से पकड़ा देते हैं। और कुछ सॉफ्टवेयर की अपनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसको वक्त के साथ साथ एकोमोडेट, उसमें चेंजिंग्स लाना ज़रूरी हो जाता है। एंड इंट्रोड्यूसिंग माइनर इम्प्रूवमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, माइनर इम्प्रूवमेंट्स, हम लोगों को कभी बहुत छोटी छोटी भी इम्प्रूवमेंट्स करनी पड़ती हैं, बहुत चेंजिंग लानी पड़ती हैं। जैसे कि मैंने आपसे अभी जिक्र किया है कि इम्प्रूवमेंट्स मीन क्या होता है? वक्त के साथ साथ अपने सिस्टम को इम्प्रूव करना, उसमें चेंजिंग अपडेशन करते जाना। वक्त के साथ साथ, जैसे कि आप जानते हो, डेवलपमेंट हो रही हैं, तो डेवलपमेंट के साथ साथ आप चाहते हो कि आप लोग तरक्की की तरफ चाहे, आपका जो सिस्टम है वो भी वैसा ही परफॉर्म करे जिस तरह आप तरक्की करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक सॉफ्टवेयर को भी ज़रूरत होती है अपडेशन की, एकोमोडेशन की, इम्प्रूवमेंट्स की। तो वक्त के साथ साथ जब उसमें चेंजिंग किया जाती है, चेंजिंग्स डिपेंड कर रही होती है मेंटेनेंस पे एंड अपडेशन पे, जिसकी मदद से एकोमोडेट किया जाता है डेटा को, न्यूली डेटा में चेंज कर दिया जाता है। तो एसेंशियली इट इज़ द एक्सपेंशंस, अपडेटिंग एंड द improvement of the program after its installation। इम्प्लीमेंट में इंस्टॉल करना, अपने कंप्यूटर में, अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर देना डेटा। इसी तरह स्टूडेंट्स, जैसा कि ज़रूरी है अपने आफ्टर इंस्टॉलेशन, एक बार जब आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया जाता है, आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, उसकी प्रॉपर चेकिंग हो जाती है, अपडेशन एंड मेंटेनेंस चेकिंग हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, एक क्लाइंट का, क्योंकि मैं एज अ क्लाइंट जाती हूँ वेब डेवलपर के पास और मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स बताती हूँ कि मैं एक ग्रोसरी आइटम शॉप्स बनाना चाहती हूँ और मेरी ग्रोसरी शॉप में ये आइटम्स होने चाहिए। तो जितने भी मैं आइटम्स अपनी शॉप पे रखना चाहती हूँ, तो मैं उसकी सब डेटा एंट्री करवाऊँगी, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताऊँगी उन्हें। तो वो डेटा एंट्री के साथ साथ क्वांटिटी मेजरमेंट्स भी करेगा मेरा डेफिनेटली,
तो वक्त के साथ साथ मुझे अपने डेटा को इम्प्रूव भी करना होगा। टाइम के साथ साथ मुझे कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है मार्केट में, वो अपने सुपर मार्ट में या ग्रोसरी शॉप पे वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। तो डेफिनेटली जैसे मैं अपनी शॉप या ग्रोसरी शॉप में या सुपर मार्ट में वो चीज़ें लाऊँगी तो मुझे उस सॉफ्टवेयर में भी उसकी डेटा एंट्री करवानी ज़रूरी है। तो इसी तरह स्टूडेंट जैसा ही आप एंट्री करवाते हो अपने उस डेटा की, तो वो क्या होता है, अपडेशन होता है, एकोमोडेशन होता है वक्त के साथ साथ। तो ये सब चीज़ें कब की जाती हैं, आफ्टर इट्स इंस्टॉलेशन के बाद ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, अपडेशन भी कर सकते हो, मेंटेनेंस भी कर सकते हो। तो ये आप खुद एज अ क्लाइंट, मैं ये खुद नहीं कर सकती, एकोमोडेट खुद नहीं कर सकती। हाँ, बट मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स वेब डेवलपर से, जिससे मैंने ये डिज़ाइन करवाया है, अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया है, क्रिएट करवाया है, मैं उसी से ही कांटेक्ट करूँगी कि मुझे ये डिफरेंट फंक्शंस, कुछ और ऑपरेशंस इम्प्रूव करवाने हैं, डेवलप करवाने हैं, एकोमोडेट करवाने हैं। बट ये सब चीज़ें आफ्टर इंस्टॉलेशन होता है, जब एक बार कोई सिस्टम आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाता है। रेगुलर मेंटेनेंस इज एसेंशियल्स टू द कंटिन्यूड यूजफुलनेस ऑफ अ प्रोग्राम। तो बेटर यही है स्टूडेंट्स, जिस तरह आप देखते हो आप पीसी में कुछ गेम्स इंस्टॉल करते हो, तो स्टूडेंट्स उस गेम की वजह से वो सिर्फ गेम्स ही इंस्टॉल नहीं होती हैं, नेट के साथ साथ आपका बहुत ज़्यादा वायरस भी इंस्टॉल होता है। तो आपका पीसी कब बेटर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, जब आप उसके साथ एंटीवायरस भी इंस्टॉल करो। एंटीवायरस का मकसद क्या होता है कि आपके पीसी को मेंटेन रखना, किसी भी एरर से महफूज रखना, उसकी एट द टाइम जैसे ही उसे एरर डिटेक्ट होता है उसको वो रिमूव कर देता है। एंटीवायरस का यही काम होता है, इससे हमारा कंप्यूटर, हमारा सिस्टम महफूज रहता है एज अ सिक्योरिटी गार्ड। इसी तरह स्टूडेंट्स, जब आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर में, अपने सिस्टम में, तो स्टूडेंट्स उसको भी ज़रूरत होती है अपने प्रोग्राम में एसेंशियल कंटिन्यूड, उसकी परफॉर्मेंस बेटर में मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, बल्कि रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो हमें कांटेक्ट में रहना होता है वेब डेवलपर के, जिसने ये वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है। तो स्टूडेंट कंटिन्यूस, क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं अपना सिस्टम, जब एक चीज़ कंटिन्यूसली यूज़ हो रही हो, कंटिन्यूसली हम उसे यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो वक्त के साथ साथ उसकी फंक्शनैलिटी में, उसकी एग्जीक्यूशन लेवल में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, मे बी एरर की वजह से। लेकिन उसके लिए मेंटेनेंस क्या है, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सिस्टम को टाइम के साथ साथ मेंटेन कर सकें। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही a proper maintenance depend on the existence of the complete documents। और हमारी मेंटेनेंस किस पे बेस कर रही है, डॉक्यूमेंटेशन पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक सिस्टम अपने पीसी में इंस्टॉल करवाया है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन मेरे से गुम हो गई है, या मैं उसको उसकी केयर नहीं कर सकी। तो स्टूडेंट्स, जब तक मेरे पास उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, एक वेब डेवलपर भी तब तक कुछ नहीं कर सकता, ना ही डेटा मेंटेन कर सकता है, ना ही एकोमोडेट कर सकता है, उसमें तब्दीली ला सकता है, क्योंकि सारी मेंटेनेंस डिपेंड कर रही होती है डॉक्यूमेंटेशन पे। तो ज़रूरी है बेटा कि हमारे पास, हम जिस तरह अपने सिस्टम की केयर करें, इसी तरह उसकी डॉक्यूमेंटेशन को अपने पास सेव रखें। तो डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही हमारी प्रॉपर मेंटेनेंस पॉसिबल है। इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, जो कि है डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन। अब हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। ये हमारा लास्ट स्टेप है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का लास्ट स्टेप होता है डॉक्यूमेंटेशंस।
और ये डॉक्यूमेंटेशन का काम भी एक वेब डेवलपर का ही होता है। जैसे कि वो आपको प्रोग्राम देता है, आपको एक सॉफ्टवेयर उसने रेडी करके दिया है, उसके साथ आपको एक सीडी देता है जिसमें इसकी प्रोग्रामिंग पड़ी होती है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है जो कि रिटन फॉर्म में होती है। डॉक्यूमेंटेशन इज़ द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम्स, एल्गोरिदम, डिज़ाइन, कोडिंग मेथड, टेस्टिंग एंड प्रॉपर यूसेज। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि डॉक्यूमेंटेशन डिटेल डिस्क्रिप्शन, बेटा डिटेल डिस्क्रिप्शन मीन आपका डेटा रिटन फॉर्म में उसकी डिटेल। आप कोई भी एक प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक न्यू मोबाइल लेते हो, अब आपको मोबाइल यूज़ करना नहीं आता, तो आप देखते हो कि उसके साथ एक कॉपी होती है जिस पे डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है कि आप इसको ऐसे ऑन करें, इसका ये बटन प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन परफॉर्म होगा, आप इस तरह सिम कट करके डालें, आप ये वाला बटन परफॉर्म करेंगे तो ये होगा, आप ये करेंगे तो ऐसा होगा। तो स्टूडेंट्स, वो डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने में, उसका तरीका बताया जाता है। तो जो वेब डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन रेडी करता है वो बेस कर रही होती है स्टूडेंट्स हमारे एल्गोरिदम पे, डिज़ाइनिंग पे, कोडिंग मेथड पे, टेस्टिंग पे एंड प्रॉपर यूसेज। डिटेल डिस्क्रिप्शन एल्गोरिदम, जो कि हमने देखा था 5th स्टेप में, एल्गोरिदम डिज़ाइन किया था हमारे वेब डेवलपर ने। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा अपने ख़ुद को आसानी देने के लिए, बेशक ये एल्गोरिदम बहुत ही डिफ़िकल्ट पार्ट है, बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टेज है, लेकिन वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को किस में चेंज करता है, सबसे पहले एल्गोरिदम को, और उसी एल्गोरिदम को जब कन्वर्ट कर देता है कोडिंग मेथड आ जाता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स, टेस्टिंग, आफ्टर कोडिंग टेस्ट किया जाता है अपने कोड को कि ये प्रॉपरली फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है या नहीं। अगर तो एरर्स फाइंड आउट होते हैं तो उसको डिबग कर दिया जाता है, और अगर नहीं तो प्रॉपरली हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं जिसे कि कहा जाता है इम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोग्राम एंड प्रॉपर यूजेज। ये डिटेल डिस्क्रिप्शन इन्हीं स्टेप्स की होती है, इसी सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन होती है जिसे वो डॉक्यूमेंटेशन में बना देता है, डॉक्यूमेंटेशन डिज़ाइन कर देता है। डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ वैल्यूएबल फॉर द यूज़र हु रिले अपॉन द प्रोग्राम ऑन डे टू डे बेसिस। तो बच्चों, डॉक्यूमेंटेशन किसके लिए वैल्यूएबल है? एक वेब डेवलपर के लिए वैल्यूएबल नहीं है। सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन एक यूज़र, एक क्लाइंट के लिए यूज़फुल है। क्लाइंट के लिए यूज़फुल क्यों है? क्योंकि उसने सॉफ्टवेयर बनाया, उसने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाया अपनी रिक्वायरमेंट्स को बताते हुए। तो स्टूडेंट्स, ये रिले बेस कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है एक सॉफ्टवेयर यूज़र पे। तो ये यूज़र का काम है, मीन के क्लाइंट का काम है कि वो किस तरह रोज़ बरोज़ कैसे अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है डेली बेसिस में, और तो डॉक्यूमेंटेशन उसकी मदद करती है दिन ब दिन किस तरह यूज़ करता है अपने सॉफ्टवेयर को। एंड फॉर द प्रोग्रामर हु मे बी कॉल्ड ऑन द मॉडिफाई और अपडेटेड, और वो जब भी जिस टाइम भी प्रोग्रामर को कॉल करता है, मीन के अगर उसे एकोमोडेशन की ज़रूरत है, कुछ चेंजिंग्स करनी है अपने सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजिंग्स लानी है, मीन के वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करना चाहता है वो अपने सिस्टम को, डेवलपमेंट लाना चाहता है अपने सिस्टम में, तो वो क्या करता है, वो रब्ता करता है उस प्रोग्रामर से जिसने ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया हुआ है। फॉर द सेक ऑफ टाइम सपोज कर लिया जाता है कि अगर तो वही प्रोग्रामर, वही वेब डेवलपर मिल जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ अगर वो जो प्रोग्रामर है वो हमें ना भी मिल सके तो क्या किया जाता है, अगर किसी दूसरे प्रोग्रामर से, वेब डेवलपर से भी रब्ता किया जाए तो वो सबसे पहले जैसे ही वो आपके पीसी को, आपके सिस्टम को चेक करेगा तो वो सबसे पहले उसकी डिमांड होगी कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन मुझे दिखाएं।
तो जब आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होगी तो वो फ़ौरन से इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है उसके लिए डेटा को समझना कि ये किस एल्गोरिदम पे किस लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ किया गया है, इसमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की गई है, इसका कोडिंग मेथड कैसा था, इसने किन किन टेस्टिंग स्कीम से गुजारा है अपना सॉफ्टवेयर, और उसकी प्रॉपर डिटेल डिस्क्रिप्शन, उसको यूज़ करने के तरीक़ाकार वो डिटेल में दिए होते हैं, ताकि वो ऑन द स्पॉट आके प्रोग्राम मॉडिफाई एंड अपडेटेड, ताकि वो उससे आकर जो उसने तब्दीलियां करनी है वो कर सके या उसको अपडेशन कर सके। तो स्टूडेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज होता है किसी भी वेब डेवलपर के लिए और क्लाइंट के लिए कि वो जो अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहा है तो उसके पास कोई रिटन फॉर्म में भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए जो हमें फ्यूचर में काम आ सके। अगर हम चेंजिंग्स भी करना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी बेटा मैंने आपको बताया कि मैं एक पहले जो मैंने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया था वो सिर्फ और सिर्फ एक ग्रोसरी आइटम्स पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन कुछ देर बाद टाइम गुजरने के साथ साथ मुझे लगा कि मुझे एक सुपर मार्ट बनाना चाहिए जिसमें कुछ आइटम्स को मैं न्यूली इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स अब एक ग्रोसरी आइटम्स को सुपर मार्ट में चेंज करने के लिए हमारे पास डेफिनेट है कि मुझे अपना सॉफ्टवेयर मॉडिफाई करवाना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर तो मेरे पास वही रहेगा, लेकिन उसमें कुछ अकोमोडेशन हो जाएंगी, कुछ चेंजिंग्स आ जाएंगी, कुछ अपडेशन आ जाएंगी स्टूडेंट। तो there are no universally accepted standard concerning what should be included in the program documentation। तो स्टूडेंट्स ये स्टैंडर्ड्स कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि बेस कर रहे होते हैं, कंसर्न्स होते हैं इसमें जो कि प्रोग्राम को डॉक्यूमेंटेशन में चेंज कर देते हैं। डॉक्यूमेंटेशन डेफिनेटली डॉक्यूमेंटेशन उसी तरह हेल्प करता है किसी भी प्रोग्रामर की जिस तरह के क्लाइंट की हेल्प कर रहा होता है वो। ऑल्दो द कंटेंट्स vary somewhat depending on the complexity of the program. In general, comprehensive documentation consists of the following. स्टूडेंट्स जिस तरह बेसिक कंटेंट्स, जैसा कि आप जब बुक ऑन करते हो अपनी, आप फर्स्ट डे, आप जैसा कि 10th क्लास में फर्स्ट डे है और हमारा फर्स्ट लेक्चर चल रहा है, कंटेंट्स क्या होते हैं, जो उसने फंक्शंस यूज़ किए गए हैं, जो आइटम्स उसमें अवेलेबल हैं। तो कंटेंट्स हेल्प करता है आपका। जिस तरह आप देख रहे हो कि अगर ये आपके पास डिफरेंट स्टेप्स आपको प्री हेड ना किए गए होते, हेडिंग में ना दिया जाता आपका डेटा, तो आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़नी पड़ती है। तो ये कंटेंट्स आपकी इस तरह से मदद करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, जिस तरह बुक खोलते ही आपको पता चलता है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है और ये किस किस के बारे में बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपके कंटेंट्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं आपकी डॉक्यूमेंटेशन में। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन किस पे बेस कर रहा है, किस पे कंसिस्टिंग होती है उसकी। A description of what the program is supposed to do, software requirement documents। डॉक्यूमेंटेशन बेस कर रही होती है उन रिक्वायरमेंट्स पे जो कि क्लाइंट ने बताया होता है कि मुझे ये रिक्वायरमेंट्स चाहिए। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्यूशन, द एल्गोरिथम किसकी डिस्क्रिप्शन होती है, किसकी डिटेल बताई जा रही होती है प्रॉब्लम सॉल्यूशन की कि कौन सा एल्गोरिथम डिज़ाइन किया गया है। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोग्राम डिज़ाइन इंक्लूडिंग एनी एड्स यूज्ड फ्लोचार्ट एल्गोरिथम, और कौन कौन से तरीके से फ्लोचार्ट डिज़ाइन किया गया है, एल्गोरिथम डिज़ाइन किया गया है, प्रॉपर उसकी एड्स दी जाती है। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम्स टेस्टिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग द टेस्ट डेटा यूज एंड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि जब प्रोग्राम को टेस्टिंग के प्रोसीजर से गुजारा जाता है तो उसमें सिर्फ एक ही टेस्ट पे बेस नहीं करता एक सॉफ्टवेयर। वेब डेवलपर की कोशिश होती है कि वो डिफरेंट टेस्टिंग स्कीम उस पर इम्प्लीमेंट करे अपनी कोडिंग पे, और वो देखे कि हर टेस्टिंग से वो पास आउट हो चुका है उसका सॉफ्टवेयर या नहीं। तो वो डिफरेंट प्रोसीजर से गुजारता है
डिफरेंट प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करता है, उस इम्प्लीमेंटेशन के साथ, उस टेस्टिंग स्कीम के साथ उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि उसे वो डिबगिंग प्रोसीजर में कौन कौन से एरर्स फाइंड आउट हुए हैं और उसने कौन कौन से एरर्स को किस किस जगह पे रिमूव करके करेक्ट किया है अपना डेटा। वो सारी डिटेल किस में डालता है, डॉक्यूमेंटेशन में। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल करेक्शंस मॉडिफिकेशंस, उन सब को वजाहत करता है जो जो उसने करेक्शंस किए हैं, तब्दीली मॉडिफिकेशंस तब्दीलियाँ लाई हैं, अपनी अपनी चेंजिंग्स की हैं, एंड अपडेट मेड ऑफ अ प्रोग्राम सिंस इट वाज पुट इनटू ऑपरेशंस। बेटा वो सारी करेक्शंस जो उसने टाइम के साथ साथ की हैं, करेक्शंस मीन जैसे कि उसने डेटा टेस्टिफाइड किया है, टेस्टिफाइड के डिफरेंट स्कीम से गुजारा है, तो जैसे कि उसको एट द स्पॉट एरर्स फाइंड आउट हुए हैं, तो उसने क्या किया, उस वक्त के साथ साथ ही करेक्शंस कर दी, मॉडिफिकेशंस यूज़र के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चेंजेस करना, एंड अपडेशन मेड, और अपडेशन कर देना कि प्रॉपरली उसके फंक्शन परफॉर्म हो। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है मीन के डॉक्यूमेंटेशंस में। अ यूज़र मैनुअल, यूज़र गाइड, बेसिक हमारा जो पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन का, वो इस लास्ट पॉइंट में उसने बता दिया है बेसिकली कि डॉक्यूमेंटेशन क्यों बनाई जाती है। अ यूज़र मैनुअली यूज़र गाइड, तो स्टूडेंट्स यूज़र मैनुअली क्या डेटा को डिटेल में डिस्क्राइब कर देना, उसकी डिस्क्रिप्शंस कर देना, उसको एलेबोरेट कर देना वक्त के साथ साथ। एलेबोरेशन मीन बेटा किसी भी चीज़ को एक कंटेंट वाइज बताना और उसकी वजाहत में बताना, ये होती है डॉक्यूमेंटेशन। और ये किस लिए होती है, ये यूज़र गाइड होती है क्लाइंट के लिए हेल्पफुल होती है कोडिंग। तो इसी के साथ साथ बेटा अब हम हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स के स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम, ये लास्ट स्टेप होता है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का। हमने जैसा कि देखा हमारा 5th स्टेप था डिज़ाइन द एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। उसमें हमने देखा था कि उसने फ्लो चार्टिंग का इंट्रोडक्शन बताया और एल्गोरिदम का इंट्रोडक्शन करवाया, लेकिन वो उसने डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दी थी वहाँ पे। उसने कहा था कि हम फर्दर इसी चैप्टर में मज़ीद आगे जाके इसकी डिटेल लर्न आउट करेंगे। तो स्टूडेंट एल्गोरिदम बेसिकली क्या चीज़ है, एल्गोरिदम यूज़र अपनी आसानी के लिए अपनी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को वेब डिज़ाइनर जब स्टेप्स में चेंज कर देता है तो उसे कहा जाता है एल्गोरिदम। An algorithm is a finite set of steps which is followed to accomplish a particular task. An algorithm must be clear, finite and effective. एल्गोरिदम किस पे डिपेंड कर रहा होता है, डिफरेंट स्टेप्स पे होता है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स जो कि किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। एंड एल्गोरिदम मस्ट बी क्लियर, जब एक वेब डेवलपर एक एल्गोरिदम डिज़ाइन करता है तो वो प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि वो कम्प्लेक्सिव एल्गोरिदम डिज़ाइन कर दे जो कि किसी भी समझ में ना आए, अंडरस्टैंडेबल ना हो। फाइनाइट एंड इफेक्टिव, हर तरीक़ाकार पे वो फिट आउट हो। द सिंपलेस्ट फॉर्म द एल्गोरिदम स्टेप्स फ्रॉम एल्गोरिदम लाइक टू डू लिस्ट, इट कंसिस्ट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ नंबर्ड स्टेप्स। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको कुछ ओवरव्यू दिया था, जब मैं अपने रिक्वायरमेंट्स को स्टेप्स में चेंज करती हूँ, किसी भी प्रोडक्ट का तरीक़ाकार बताना क्या होता है, एल्गोरिदम होता है, स्टेप्स में बता देना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने एक प्रोग्रामिंग छोटा सा ऑपरेशन परफॉर्म किया था। यहाँ पे मैंने ए और बी 2 वेरिएबल लिए थे जिसको मैंने इनिशियलाइज़ किया था। ए को दिया था 1 एंड बी को दिया था 5।
ये इसको मैंने दे दिया था स्टेप 1। इसी तरह a+b मैंने यहाँ पे एक फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहा है, जबकि मेरे पास यहाँ पे आउटपुट शो नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टेप चल रहा है। तो इसे मैंने क्या कर दिया, स्टेप 2 a+b फाइनलाइज। मेरे पास एक आउटपुट डिस्प्ले हो गई है मेरी स्क्रीन पे, a+b का आंसर क्या आ रहा है 6। तो उसे मैंने क्या कर दिया, स्टेप 3। तो एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप्स में डिवाइड कर देना क्या होता है, एल्गोरिदम। Strategy for developing algorithm. Algorithm develop involves the following steps to carry out. We can proceed to correct solutions of a particular problem by adopting the following strategy. बेटा किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जब सजेशंस को एक स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है, स्ट्रेटजी होते हैं कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी होती हैं जिसको फॉलो करना ज़रूरी होता है फॉर द सेक ऑफ टाइम। तो स्ट्रेटजी वो तरीक़ाकार जिसके ऊपर हमारा सॉफ्टवेयर बेस कर रहा होता है। इसी तरह एल्गोरिदम की कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं, कुछ स्ट्रेटजीज़ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। उसकी सबसे पहली स्ट्रेटजी क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन। स्टेप 1 में एल्गोरिदम आपको, जैसे कि मैंने अभी बताया, हमारा एल्गोरिदम बेस कर रहा होता है डिफरेंट स्टेप्स में। तो उसकी भी कुछ स्टेपिंग्स में उनकी कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, जिसमें सबसे पहले बताया जाता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या किया जाता है, कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा। आइडेंटिफाई द प्रोसेस आइडेंटिफाइड करना कि हमारा सॉफ्टवेयर किस तरह का प्रोसेस परफॉर्म करेगा। आइडेंटिफाई द प्रोसेस। सेकेंड स्टेप है हमारा आइडेंटिफाई द मेजर डिसीजंस लेना। आइडेंटिफाई द रेपिटिशंस, कौन कौन सी हमारे फंक्शंस में रेपिटिशन आएगी। आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स, सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशंस में आती हैं कि आइडेंटिफाइड करना अपने प्रोसेस को, मेजर डिसीजंस जो आपने डिसीजंस लिए हैं, रेपिटिशंस कौन कौन सा फंक्शन हम लोग एक से ज़्यादा बार यूज़ कर रहे हैं, और वेरिएबल्स कौन कौन से ले रहे हैं। तो ये सारा किस में आ रहा है, रेपिटिशंस में। स्टेप 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास प्रीलिमिनरी algorithm devise a high level general algorithm. Steps through the algorithm. Does this walkthrough reveal any major problem? If it does, correct the problems. तो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, इसे प्रीलिमिनरी एल्गोरिदम इसलिए कहा जाता है कि जो स्टेप शुरू करने से पहले, जैसा कि उसने सबसे पहला स्टेप था इन्वेस्टिगेट कर लिया, उसके बाद प्रीलिमिनरी जो प्रॉब्लम, जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने से पहले कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, वो होता है प्रीलिमिनरी एल्गोरिदम। थर्ड है रिफाइनिंग द एल्गोरिदम। रिफाइनमेंट क्या होता है, अपने फंक्शंस को, अपने सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली उसकी फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस बेस। इनकॉर्पोरेट एनी रिफाइनमेंट इंडिकेट इन द स्टेप 2। बेस किया जाता है, ये किस पे बेस कर रहा होता है, स्टेप 2 में मीन्स के प्रीलिमिनरी एल्गोरिदम पे। ग्रुप टुगेदर प्रोसेस वेयर अप्रोप्रिएट, अपने टेस्टिंग को, अपने इम्प्लीमेंटेशन को ग्रुप टुगेदर इकट्ठा किया जाता है जहाँ पे ये प्रॉपरली फिट आउट हो सके। ग्रुप टुगेदर वेरिएबल्स वेयर अप्रोप्रिएट, अपने सारे के सारे फंक्शंस को, अपने वेरिएबल को ग्रुपिंग की शक्ल में कर दिया जाता है, जैसे इंडिविजुअल्स को कलेक्टिवली कर लिया जाता है। फोर्थ है हमारे पास टेस्ट द एल्गोरिदम अगेन बाय स्टेपिंग थ्रू इट। टेस्टिंग प्रोसीजर से गुजारना किसी भी एल्गोरिदम को अगेन, दोबारा, बाय स्टेपिंग थ्रू इट। रिफाइनिंग द एल्गोरिदम,
एक तो सबसे पहले बेटा ये बेस कर रहा होता है, रिफाइनिंग द एल्गोरिदम बेस कर रहा होता है प्रीलिमिनरी एल्गोरिदम पे। उसके बाद सारे प्रोसेस जो आप फंक्शंस अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहे हो उसको ग्रुप की फॉर्म में टुगेदर करना, इकट्ठा करना। उसके बाद जो वेरिएबल्स आप अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ करना चाह रहे हो उसको ग्रुपिंग में कर देना। एंड द लास्ट वन, टेस्टिंग स्कीम को अगेन एंड अगेन जब तक कि वो ट्रूली एरर फ्री हो जाए तब तक उसको टेस्ट